हाइपोटेंशन कॉजेज। सबसे पहला, लो ब्लड वॉल्यूम। लो ब्लड वॉल्यूम। अब लो ब्लड वॉल्यूम कैसे हो सकता है? अगर हेमरहेज हो, अगर किसी को ब्लीडिंग हो, हेमरहेज मतलब ब्लीडिंग हो। जैसे अगर सिस्टम आर्टेरियल रप्चर कहीं हो जाए, लीकेज हो जाए, 5 लीटर भरा हुआ है पूरे पाइप में, लेकिन कहीं अगर लीकेज हो जाए तो उसी में से ब्लड बाहर निकल जाएगा और 5 लीटर से कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती जाएगी उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा ब्लड, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा हाइपोटेंसिव होगा, उतना ब्लड प्रेशर फॉल होता चला जाएगा। अब अगर हेमरहेज कैसा हो सकता है? हेमरहेज 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल हेमरहेज, जो आपको दिखता है, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारा ब्लड दिखता है बाहर, लेकिन कुछ इंजरीज इंटरनल ऑर्गन को होती है जो आपको दिखती नहीं है। जो शरीर के अंदर आर्टरीज हैं वो रप्चर हो जाते हैं इंजरी से, वो आपको दिखते नहीं है, वो शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग होती है। तो उसको जो अंदर होता है, जो दिखता नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल हेमरहेज या इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, 2 टाइप की ब्लीडिंग। तो बहुत बार इंजरी लगती हो, बाहर से ब्लड बाहर नहीं बह रहा होता है, बाहर दिखता नहीं है कि बहुत खतरनाक चोट है, लेकिन अंदर कहीं रप्चर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बाद में उसको दिक्कत आती है, बाद में डेथ हो जाती है लोगों की। तो हेमरहेज 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल ब्लीडिंग के कॉजेज ज़्यादातर एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है कि कोई ट्रॉमा लग गया हो। एक्सटर्नल ब्लीडिंग के कॉजेज बहुत सारे हैं, या इंटरनल ब्लीडिंग कार्सिनोमा से भी होता है, कैंसर से। एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉज हैं, जैसे क्यों हो एक्सटर्नल ब्लीडिंग? सिर्फ ट्रॉमा से होगा? एक्सटर्नल ब्लीडिंग मुझे भी कुछ लग रहा है अभी तो फिलहाल। एक्सटर्नल ब्लीडिंग के कुछ कॉमन कॉजेज, एक तो ट्रॉमा। इंटरनल ब्लीडिंग भी ट्रॉमा से होता है, और ट्रॉमा और हीमेरॉइड मतलब पाइल्स, ये कॉमन कॉजेज हैं। और एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक बार 3 से 5 दिन का अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो टोटल कितनी क्वांटिटी निकलती है ब्लड की? 3 से 5 दिन में कितना? 50 ml। गुड। 50 ml ब्लड एक बार नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में पूरा 3 से 5 दिन में जो भी है 50 ml लगभग एक अप्रोक्सीमेट रखा जाता है, बिल्कुल नहीं आएगा उतना, अप्रोक्सीमेट 50 ml ब्लड निकलना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, जैसे 100 ml, 120 ml,
तो ये डबल निकल रहा है। और ये जो 50 ml निकलता है, ये 50 ml आपके आर्टीरियल ब्लड से ही निकल कर आता है, आपके सिस्टम से ही निकल के आता है। तो वहां कम होगा, और अगर ज्यादा निकलना शुरू होगा तो ज्यादा कम होगा। तो उस कारण भी हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। हीमेरॉइड, किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो भी वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वहीं से ब्लड आ रहा है। ब्लड और कहीं नहीं होता है शरीर में। ट्रॉमा लगने पे जितना ज्यादा ट्रॉमा, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में ऑपरेशन हो रहा होता है, ऐसे प्रोसीजर्स में ब्लीडिंग होती है, आर्टरीज कटते हैं, आर्टेरियोल्स कटते हैं, और भी कुछ कारण हैं, जैसे डिलीवरी में इंजरी, लेबर केसेस में, यहाँ तो ये कुछ कारण हैं। तो लेबर तो आपको सीधे पता चल जाता है, ऑपरेटिव केसेस में पता ही रहता है कि ब्लड लॉस होगा। आपको जब खोजना कहाँ रहता है, तो ट्रॉमा बहुत बार इंटरनल ट्रॉमा होता है, नहीं पता चलता है। हीमेरॉइड खोजना रहता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पूछना रहता है। इन सब कारणों से अगर हाइपोटेंसिव केस है तो जरूर पूछना चाहिए कि ये सब दिक्कतें तो नहीं, इसकी वजह से तो नहीं ब्लड लॉस हो रहा है और पेशेंट हाइपोटेंशन में, रेगुलर हाइपोटेंशन में रह रहा है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो हीमरहेज कराते हैं। वॉल्यूम और भी कुछ कारणों से कम हो सकता है, जैसे अगर सफिशिएंट वाटर इनटेक ना किया जाए। अगर पानी नहीं पिया जाएगा तो जो ब्लड में वॉल्यूम जाता है वो पानी से जाता है, प्लाज्मा। तो अगर सफिशिएंट वाटर इनटेक ही ना किया जाए, फ्लूइड इनटेक ही ना किया जाए, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक किया जाए, तो भी धीरे धीरे वॉल्यूम की कमी होने लग जाएगी। तो इनसफिशिएंट मतलब जरूरत जितनी होती है उससे कम, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, जरूरत जितनी है उससे कम फ्लूइड के लेने के कारण, जैसे प्रतिदिन मान लो किसी 4 से 5 लीटर फ्लूइड लेना चाहिए, कोई आधा लीटर फ्लूइड भी ना ले तो वाटर की कमी होगी, और वाटर की कमी होगी तो ब्लड में प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा वाटर से ही बनता है। प्लाज्मा कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन होगा। तो इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट, हीमरहेज भी नहीं है, इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक भी नहीं है, सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाएं जिनसे ज्यादा फ्लूइड निकलना शुरू हो जाए शरीर से। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। जैसे एक्सेसिव फ्लूइड लॉस कब होता है? वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए, डायरिया बहुत ज्यादा हो जाए। तो वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग और डायरिया इसीलिए इमरजेंसी केसेस में आते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के कारण हाइपोवोल्यूमिया होता है और पेशेंट फिर हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाता है। वोमिटिंग एंड डायरिया। और भी कारण है, तो ये एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, एक तो वोमिटिंग डायरिया से हो सकता है। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होने के और भी कारण है, जैसे डायूरेटिक्स बहुत ज्यादा यूज कर देना,
डायूरेटिक्स यूज, अगर एक्सेस डायूरेटिक यूज किया जाए, एक्सेस डायूरेटिक यूज किया जाए तो बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, और यूरिन पास आउट होगा तो जीएफआर बढ़ेगा, क्योंकि जीएफआर बढ़ेगा तभी यूरिन ज़्यादा बनेगा, और जीएफआर जब बढ़ेगा तो जीएफआर किस बात को छानता है, किसको छानता है, ब्लड को। तो ब्लड से छन छन कर प्लाज्मा जो वाटर रहेगा वो यूरिन बनेगा और यूरिन बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड में वॉल्यूम की कमी हो जाएगी। तो डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज कर देना, इन कारणों से ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है, और वॉल्यूम कम होने के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस। ये कॉमन फैक्टर हैं जो हाइपोटेंशन के लिए आते हैं। दूसरा फैक्टर हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस में हम लोग जितने भी हार्मोन्स पढ़कर आए हैं पीछे हाइपरटेंशन में, और वो लोग हाइपरटेंशन कराते हैं, अगर वही हार्मोन्स की कमी हो जाए, जैसे कौन कौन से हार्मोन थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनालिन और कौन था, एड्रेनल ग्लैंड से 3 हार्मोन की बात हम लोग कर रहे थे, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, किडनी से रेनिन, ऐसे और भी जो भी हार्मोन है, खास ये हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन और रेनिन, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेंगे क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनालिन और एल्डोस्टेरोन, ये क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो चैनल्स नहीं बनेंगे, और चैनल नहीं बनेगा तो सोडियम पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, सोडियम पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो बाहर निकलेगा, और उसके साथ वाटर ज़्यादा निकल जाएगा। जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए लास्ट पॉइंट पे जाके वो होगा नहीं, वाटर ज़्यादा निकल जाएगा तो फ्लूइड की कमी हो जाएगी। एड्रेनालिन बीटा और अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे नहीं, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, एसए नोड फायर नहीं करेगा, तो एसए नोड फायर नहीं करेगा तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट चला जाएगा, रेट कम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो टीपीआर कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बीटा रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं जहां पर एड्रेनालिन काम करता है, अगर उनकी सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, तो एड्रेनालिन बीटा रिसेप्टर्स पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो एचआर कम हो जाएगा, हार्ट रेट और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन लॉस होगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। रेनिन जितनी भी नॉर्मल क्वांटिटी में निकलनी थी वो भी नहीं निकले, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो नॉर्मली जितना कॉन्स्ट्रिक्शन वो लोग कराते हैं वो भी नहीं होगा, तो डायलेशन होगा, और डायलेशन होगा तो टीपीआर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। क्लियर है चार?
तो ये 4 हार्मोन ऐसे काम करते हैं। तो यह है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आप कहें कि कैसे पता चलेगा कि ये सब है, तो जितने इन्वेस्टिगेशन हम लोग हाइपरटेंशन में तब कराते हैं वही इन्वेस्टिगेशन आप फिर अप्लाई करोगे। अगर वहाँ बढ़कर आ रहा था तो हाइपरटेंशन हो रहा था, यहाँ घटकर आएगा तो हाइपोटेंशन हो रहा है। डायग्नोसिस आपकी वही पक्की है कि इस हार्मोन के कारण हो रहा है। एडीएच और थायराइड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। थायराइड हाइपरटेंशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म दोनों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। दोनों के अपने एक्सिस हैं, दोनों के अपने एक्सिस हैं। फिर भी अगर हाइपोटेंशन कहा जाए कि दोनों में कहाँ मिलेगा, तो हाइपोथायराइडिज्म में मिलेगा अगर मिलता है तो। हाइपोथायराइडिज्म में याद रखने का कॉन्सेप्ट एक और भी है। हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन किस में होता है, हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म में? वहां वेट गेन होता है। वेट गेन कैसे वेट गेन होता है? वेट गेन क्या है? वेट थोड़ी बढ़ जाता है। वहां क्या होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो निकल कर बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है सेल्स में। तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है पेशेंट, चेहरा पफी हो जाता है, गोल गोल चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल गाल फूल जाएंगे, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जो फ्लूइड सर्कुलेटरी है वो निकल निकल कर सेल्स में पीडियल एडिमा आना शुरू हो जाता है दोनों पैरों में। तो ये सब फ्लूइड निकल कर इकट्ठा हो जाएगा, तो फ्लूइड ही तो निकल गया। अब फ्लूइड अगर निकल गया तो वॉल्यूम कम नहीं हो गया। तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। जबकि हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ वेट लॉस होता है, वहाँ वेट गेन नहीं होता है। वहाँ पेशेंट कैचेक्सिक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर कुछ मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट से हाइपोटेंशन हो सकता है। मेडिसिन जैसे तुम्हारा डायूरेटिक है ही, डायूरेटिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है? हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर को कम कराने वाली। अब अगर ज्यादा डोज में दे दी जाए या एब्यूज हो तो एंटी तो ब्लड प्रेशर जितना कम होना चाहिए उससे ज़्यादा कम होना हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है अगर उससे डोज से ज़्यादा दे दी गई तो ये भी है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी बहुत बार हाइपोटेंशन क्रिएट कराती हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं ये लोग। और किसी को एनीमिया हो जाए किसी कारण से, किसी भी कारण से, एनीमिया के अपने बहुत सारे कारण हैं, किसी को एनीमिया हो इससे भी हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि एनीमिया का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। अब एनीमिया बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉमन ऐसे समझें मोटा मोटा तो एनीमिया आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। तो आरबीसी भी एक पार्ट है ब्लड वॉल्यूम का। 65% क्या होता है? फ्लूइड होता है, और 40% लगभग आरबीसी होता है। ऐसे ही होता है या मैं गलत हूँ? पूरे ब्लड क्वांटिटी में, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत आरबीसी होता है? 35-40%। बाकी 60%
वो प्लाज्मा होता है। अब अगर आरबीसी की कमी होने लग जाए तो भी तो वॉल्यूम से ही तो निकल रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो भी हाइपोटेंशन होगा। तो ये एनीमिया के कारण, अगर किसी को एनीमिया है तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनीमिया है तो हाइपरटेंशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जहां एनीमिया होगा और हाइपरटेंशन होगा, लेकिन उसमें कॉज अलग मिलेंगे आपको। जैसे किडनी फेल हुआ, वहाँ एनीमिया होगा लेकिन हाइपरटेंशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ रेनिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। तो एनीमिया हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन दोनों में मिल सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कार्डियक पैथोलॉजी हैं जिनमें हाइपोटेंशन हो सकता है। कार्डियक पैथोलॉजीज, बहुत सारी कार्डियक पैथोलॉजीज हैं जिसमें हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, भले ही नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो, लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, मान लेते हैं सर्कुलेशन में 5 लीटर फ्लूइड है, लेकिन जब स्ट्रोक बनता है तो 70 ml नहीं आता है एक बार में, 40 ml 50 ml ही आता है। कार्डियक